नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपके रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर होता है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो आप सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक आबंधन की कौशल अवधारणा क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अष्टक नियम क्या होता है तथा इसकी सीमाएं क्या होती हैं, फिर किस प्रकार से इसमें मॉडिफिकेशन किए गए, क्या किया गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं वो क्यों बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे BSEPRT रूल पढ़ेंगे। उसके अलावा हम सहसंयोजी आबंध मतलब BBT पढ़ेंगे, जो BBT थ्योरी होती है। उसके अलावा हम लास्ट में पढ़ेंगे, हम MOT पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर की यहाँ पर रूपरेखा दे रखी है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और आपको क्या करना है, ये पूरा की पूरा जो चैप्टर है वो आपको एनसीईआरटी की सहायता से पूरा की पूरा पढ़ना है। तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक एक लाइन समझ करके, बिल्कुल पूरी की पूरी लाइन समझ करके एनसीईआरटी से वो पढ़ेंगे। और तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। तो हम चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपके रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। देखिए, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अष्टक नियम क्या होता है, किस प्रकार से जो अणु होते हैं वो बंध बनाते हैं, बंध बनाने के अलावा किस प्रकार से बंध बनाने के लिए जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। तो BBT दिया गया था, उसके अलावा आपके BSEPRT नियम दिया गया था। BSEPRT के बाद में आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप बोलते हैं MOT, आणविक कक्षक सिद्धांत, ये भी दिया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें बाद में पढ़ने वाले हैं वो है आपके हाइड्रोजन बंध को पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बंध के अलावा हम विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सो अम्ल वगैरह होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे लास्ट में आते हैं आपके हाइड्रोजन आबंध की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे। इसके अलावा भी हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी लाइन से कब कब और किस किस ईयर में, प्रीवियस ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते रहे हैं आपके नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, हम उन सभी को डिस्कस करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपके चैप्टर नंबर 4, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है कि वैज्ञानिक निरंतर नए यौगिकों की खोज कर रहे हैं, उनके तथ्यों को क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, विद्वान जानकारी के आधार पर उनकी व्याख्या की कोशिश कर रहे हैं, नए तथ्यों की व्याख्यान करने के लिए प्रचलित धारणाओं को संशोधित कर रहे हैं और नए सिद्धांतों को विकसित कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर नए सिद्धांत पढ़ेंगे, वो है BBT, BSEPRT और MOT। तो सबसे पहले क्या है, हम चैप्टर की रूपरेखा जो दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं एक बार, केवल जस्ट फॉर रीडिंग। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपको बोला गया है कि द्रव्य एक विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। सामान्य स्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। देखिए, उत्कृष्ट गैसें किसी से बंध नहीं बनाती, आप सभी लोग जानते हैं। परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीसीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। दो परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई बल अणुओं के घटक परमाणु को आपस में पकड़े रहता है। देखिए, जब दो परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो उनके कोई ना कोई बल उनको पकड़े रहता है, उस बल को क्या कहते हैं। विभिन्न रासायनिक स्पीसीज में उनके अनेक घटकों यानी कि परमाणुओं, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक आबंध की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है। तो रासायनिक आबंध क्या होगा, देखिए विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं, जैसे कि परमाणु हो, आयन हो, अणु हो, उनको आपस में एक दूसरे के साथ क्या करने, संलग्न रखने, यानी कि एक दूसरे के साथ उनको चिपका के रखने वाले जो बल होते हैं उनको कहा जाता है आपके रासायनिक बंध कहा जाता है। चूंकि रासायनिक यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की भिन्न भिन्न विधाओं से संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं, अतः इससे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या प्रश्न उत्पन्न हो गया आपके दिमाग में कि भाई ये सहसंयोजी आबंध है, आणविक मतलब आयनिक आबंध है, आणविक आबंध है, किस प्रकार का आबंध है। तो सबसे पहले पहली जो चीज आ रही है वो आ रही है कि परमाणु संयुक्त क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि परमाणु संयुक्त होती है क्या, वो अकेले भी तो रह सकते हैं, केवल कुछ संयोजन ही क्या संभव है। और सारे के सारे संयोजन संभव क्यों नहीं है, केवल कुछ ही परमाणु बॉन्ड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। हमने ऊपर डिस्कस किया कि उत्कृष्ट गैसें नहीं बनाती हैं। हाँ, क्यों कुछ परमाणु संयुक्त होते हैं जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं होते हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं करते हैं। अणुओं की निश्चित आकृतियां क्यों होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेखीय होती है, कोई बोलता है आपको कि ये वाला अणु ऐसे पाया जाता है, तो कुछ उनकी स्पेसिफिक आकृतियां क्यों होती हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत सामने आए। तो अलग अलग सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। इस जो चैप्टर है उसके अंदर उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कौशल लुईस का सिद्धांत। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता कक्ष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, जिसको आप बोलते हैं BSEPR, यानी कि BSEPR टी माने थ्योरम।
सिद्धांत, और उसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता आवरण सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तथा लास्ट में पढ़ेंगे हम आणविक कक्षक सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं एमओटी। तो हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं बीबीटी, बीएससी-पीआरटी, एमओटी, इन सबको पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर ये आपको रूपरेखा बताई गई है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, किस प्रकार से आपका चैप्टर में इंटरेस्ट आता रहे, तो वो यहाँ पर आपको बताया गया पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है आपको कि संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों का विकास तथा रासायनिक आबंधों की प्रकृति की व्याख्या का सीधा संबंध वास्तव में परमाणु संरचना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी को समझने से रहा है। देखिए, परमाणु संरचना आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो आपके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ये दो में ही आता है, और आवर्त सारणी आपके चैप्टर नंबर 3 और अब आगे आपके चैप्टर नंबर 4। प्रत्येक निकाय अधिक स्थायी होने का प्रयास करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ये आबंधन स्थायित्व पाने के लिए ऊर्जा को कम करने का प्राकृतिक तरीका है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो भी तत्व है वो क्या करना चाहता है, स्थायित्व पाना चाहता है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली जो थ्योरी है आपके इस चैप्टर के अंदर वो है कि रासायनिक आबंधन की कौशल और लुईस अवधारणा। देखिए, कौशल लुईस कौन थे? कौशल एक अलग साइंटिस्ट था, लुईस अलग साइंटिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी जिसको आप बोलते हैं कौशल लुईस अवधारणा। तो इन्होंने क्या कहा था? देखिए, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कौशल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। अब इन्होंने क्या कहा था उसको देखते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता यानी कि बैलेंस की तर्क संगत व्याख्या की। ये व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। इन्होंने क्या कहा था? देखिए, इन्होंने कहा था कि संयोजकता क्या होती है, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा क्यों करना चाहता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या कहा था? देखिए, इन्होंने कहा था कि लुईस परमाणुओं को एक धनावेशित अष्टी यानी कि आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त तथा वाय कक्षकों के रूप में निरूपित किया। वाय कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उन्होंने ये भी माना कि देखिए, 8वां इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं जो केंद्रीय अष्टी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इस प्रकार सोडियम के बाय कक्षक में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर स्थित रहता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो इन्होंने क्या माना कि घन है ऐसा की ऐसा। और आगे इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों का ये अष्टक एक विशेष स्थायी विन्यास निरूपित करता है। लुईस ने यह भी ग्रहित किया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि सोडियम एवं क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सरलता पूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है। अर्थात सोडियम आयन Na+ एवं क्लोराइड आयन बनते हैं। अन्य उदाहरणों जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन यानी Cl2, H2, F2 इत्यादि में परमाणुओं में आबंध परस्पर इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इन अणुओं के परमाणुओं के एक स्थायी अष्टक अवस्था प्राप्त करते हैं। तो देखिए, लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने ये कहा था आपसे कि जो भी परमाणु होते हैं ना, परमाणु हो अणु हो, वो क्या करते हैं? वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अक्रिय गैस का जो विन्यास है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये या तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो दान देंगे, अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने सोडियम का एग्जाम्पल दिया। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दान देता है। अब दान किसको देगा? दान देकर के ये बना लेता है Na+। अब लेकिन देगा किसको? आप सभी लोग जानते हैं क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और 7। तो ये चाहता है कि इसका जो बाह्यतम कोश है वो पूरा हो जाए, तो यहाँ पर होने चाहिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है और यहाँ पर कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन और ये बना लेता है Cl-। तो यहाँ पर बन गया आपके पास Na+ और ये बना लिया Cl-, फिर Na+ Cl- मिलकर के बना लेते हैं NaCl। तो यही यहाँ पर समझाया गया है। तो आगे क्या कहा गया है आपको? देखिए, आगे कहा गया है आपको लुईस प्रतीक क्या होते हैं। लुईस ने किस प्रकार से कुछ सिंबल्स दिए थे उनके बारे में हम जानेंगे। और लुईस ने कहा था कि किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ये इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपके फाड़ लेते हैं। आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रकार से सुरक्षित होते हैं तथा सामान्यतः संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। एक अमेरिकी रासायनिक जी.एन. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतनों को प्रस्तावित किया जिन्हें लुईस प्रतीक यानी कि लुईस सिंबल्स कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर दूसरे आवर्त के तत्वों की लुईस प्रतीक इस प्रकार है। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो आ जाएंगे पहले आंतरिक कक्षक में। जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करते हैं? डॉट के द्वारा दर्शा दिया जाता है। बेरिलियम के पास 2 होते हैं, बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 और नियोन के पास 8।
हाँ तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने कह रखा है कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नियॉन वगैरह में। आगे क्या कहा गया आपको, लुईस प्रतीकों का महत्व क्या होता है, अब इसको हम पढ़ेंगे लुईस प्रतीकों का महत्व। तो देखिए प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। और तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या फिर 8 में से बिंदु अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इससे परिकलित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन है मेरे पास में ऑक्सीजन, आप देखेंगे यहाँ पर लिथियम की संयोजकता होती है 1 बेरिलियम की होती है, 2 बोरॉन की होती है, 3 कार्बन की होती है, 4। अब नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, या तो 3 होती है या फिर होती है 5। इसके पास हम 5 इलेक्ट्रॉन, तो या तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या फिर उसको 8 में से घटा दो। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया, या तो उसको 8 में से घटा दो तो 5 आ जाएगा। रासायनिक देखिए आपको बोला गया आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वो है रासायनिक आबंधन के संबंध में कौशल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो ये सारी की सारी जो बातें बताई थी वो किसने बताई थी आपके, वो बताई थी लुईस ने। अब इसके बाद आ गए आपके कौशल। लुईस ने अलग काम किया, कौशल ने अलग काम किया। कौशल क्या कहना चाह रहे हैं चलिए देखते हैं। तो इसने कहा था कि आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन तथा उच्च विद्युत धनात्मकता वाली क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। ये बात सही है, हम ऑलरेडी आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं। आपको बोला गया कि हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणु द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। हमने कहा था कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, और क्या करता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोश का 8 इलेक्ट्रॉनों वाला अष्टक विन्यास NH2 विशेष रूप से स्थायी होता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसने 8 कर लिए। इसके पास क्या थे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने दान दे दिया। अब इसके पास कितने रह गए, 8 हो गए पूरे के पूरे। और आपको बोला गया कि हीलियम इसका अपवाद है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं ड्यूप्लेट होते हैं। जनरली क्या होता है अधिकतर के बाह्यतम कोश में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोला जाता है ड्यूप्लेट। ऋणायन तथा धनायन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। देखिए हम आपने कहा था कि Na प्लस और Cl माइनस क्या कर लेंगे, NaCl बना लेंगे। आगे बोला गया है कि उदाहरण के तौर पर आप उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार सोडियम तथा क्लोरीन से NaCl का बनना निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपके नियॉन 3s1। तो इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ये बना लेता है Na+। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है वो हो जाता है नियॉन, और नियॉन क्या होती है आपकी एक उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन के पास क्या होता है, देखिए क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 3s2 3p5। तो क्या करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यहाँ पर ग्रहण करके बना लेता है ये Cl-, और Cl- बनाती है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है नियॉन 3s2 3p6। आप जोड़ेंगे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तो 2 यहाँ पर 6 यहाँ पर 8, यानी कि ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको प्राप्त हो गया। इसलिए क्या हो जाता है ये उत्कृष्ट गैस प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया Na+ और एक जगह प्राप्त हो गया Cl-। ये दोनों मिलकर के क्या कर लेंगे, आपके बना लेंगे NaCl अथवा Na+ Cl-। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का बनना। तो कैल्शियम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन है, देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे 2 फ्लोरीन ले लेते हैं आप, एक फ्लोरीन ये रही, एक फ्लोरीन ये रही, तो 2 फ्लोरीन क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। इस प्रकार से आपके CaF2 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब बॉन्ड किसको कहा जाता है, आप इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया है आप इसको देखते हैं। आपको बोला गया कि धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध जिसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलैंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी आयन पर उपस्थित आवेश की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। अतः कैल्शियम की धनात्मक वैद्युत संयोजकता 2 है, जबकि क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता 1 है। आगे आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयन का बनना तथा आयनिक क्रिस्टलीय यौगिकों के बनने के बारे में आधुनिक संकल्पनाएं कौशल के अभिग्रहितों पर आधारित है। आयनिक यौगिकों के व्यवहार को समझने तथा उनको क्रमबद्ध करने में कौशल के विचारों से उल्लेखनीय सहायता मिली। साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनेक यौगिक उनकी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। तो भाई यहाँ पर ये साइंटिस्ट था, इसने क्या अपनी गलती भी मान ली। इसने कहा कि भाई मैं कुछ चीजों की तो व्याख्या कर पाया लेकिन कुछ को मैं समझा नहीं पाया, तो यहाँ पर इसने हाथ खड़े कर दिए। तो इसके बाद आया था आपके अष्टक नियम। सबसे पहले आपने क्या किया कि लुईस ने प्रयास कर लिया, लुईस के बाद कौशल ने प्रयास कर लिया। अब इसके बाद आता है आपके अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कह रहा है देखिए। सन 1916 में कौशल तथा लुईस के परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे आप रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत कहा जाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन यानी कि शेयरिंग के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। तो देखिए इन्होंने ये कहा था कि कोई भी परमाणु है ना, जो अपना बाह्यतम कोष होता है ना, उसको क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। इसी को बोलते हैं अष्टक नियम। या तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को दान देगा, या फिर लेगा, या फिर क्या कर लेगा, वो शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग में क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को बांट लेंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या किस प्रकार से करते हैं अष्टक नियम, क्या होता है, आप इसको आगे देखेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे सह संयोजी अवंत क्या होता है। सह संयोजी अवंत आप देखेंगे क्लोरीन Cl2 बना रहता है, आपके फ्लोरीन बना रहता है, तो दो क्लोरीन जुड़े रहते हैं। देखिए सह संयोजी का जब आप नाम पढ़ेंगे, सह यानी साथ, संयोजी यानी संयोजकता। तो सन 1919 में लैंगम्यूर ने लुईस अभिग्रहितों में संशोधन किया। उन्होंने स्थिर घनीय अष्टक की अवधारणा का परित्याग किया तथा सह संयोजक आवन, जिसको आप बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, का प्रयोग किया। और लुईस लैंगम्यूर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु के बनने के उदाहरण से समझा जा सकता है। तो कैसे समझ सकते हैं आप इसको, देखिए हम यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन अणु के पास क्या होता है। देखिए क्लोरीन क्या, देखिए आपके क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसका जो बाह्यतम कोष होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 1s2 2s2 2p6, और ये आ जाते हैं 3s2 3p5, यानी कि बाह्यतम कोष में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आ जाते हैं, कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये बाह्यतम कोष में क्या करना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर इसके पास होना चाहिए था 3p6। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये पाना चाहता है। तो क्या कर लेते हैं आप, आपके पास है एक क्लोरीन, तो क्या करेंगे, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है आपके एक क्लोरीन अणु, जिसको हमने ऐसे दर्शा दिया। अब क्या होता है, देखिए मेरे पास एक और क्लोरीन का अणु है, सेम क्लोरीन का अणु है। तो देखिए उसके पास क्या है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे आपके एक, इसको हम क्रॉस से दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने क्या किया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। आप देखेंगे साझेदारी कर ली इन्होंने। तो क्या हुआ, आप जब इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे ना आप इस वाले क्लोरीन के, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों ने क्या किया, एक क्लोरीन यहाँ पर था, एक क्लोरीन यहाँ पर था, दोनों ने बीच वाला जो बंद था वो साझेदारी कर ली। साझेदारी करके दोनों का अष्टक हो गया पूरा। इस प्रकार से आपके Cl2 बन जाता है। तो यही यहाँ पर आपको समझाया गया है। तो देखिए यहाँ बोला गया कि क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया आपके नियॉन 3s2 3p5 है, अर्थात क्लोरीन परमाणु में ऑर्गन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्लोरीन अणु के बनने को दो क्लोरीन परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं तथा इसके बाह्यतम कोष का जो करीबी उत्कृष्ट गैस अर्थात ऑर्गन का अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे, देखिए इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी थे 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, ये वाला भी इसके पास है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सहसंयोजक आबंध बनता है साझेदारी के द्वारा। तो आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं, आगे चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे क्या क्या बोला गया है आपको। तो क्लोरीन ऐसे था, देखिए इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, तो फिर दोनों के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से दो क्लोरीन परमाणु की भी सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। यहाँ बिंदु इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं, ये संरचनाएं लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर डॉट हो या फिर क्रॉस हो, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निरूपित करते हैं। अन्य अणुओं के लिए भी लुईस बिंदु संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, जिनमें संयुक्त होने वाले परमाणु समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको बोला गया कि प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। सेकंड है कि संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणुओं में आबंधों के निर्माण को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। देखिए जल किस प्रकार से बनते हैं आप उसको और देख लेते हैं। चलिए, जल वाटर का सूत्र होता है आपके H2O। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, देखिए ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर लेंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन हम इसको क्रॉस से दर्शाते हैं, एक ये रहा। इधर भी आपके हाइड्रोजन, इसको भी हम क्रॉस से दर्शाते हैं, एक ये रहा। तो आप अब इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए, आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो आप 6 पहले से थे, 2 ये आ गए तो 8 हो गए। तो और आप देखेंगे हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो इस प्रकार से क्या होता है, इन सभी का क्या होता है, अष्टक पूरा हो जाता है और आपके पास जल मिल जाता है, आपको क्या हो जाता है, पानी होता है, जो वाटर होता है वो इस प्रकार से बन जाता है। तो इस प्रकार से आप पानी का बनना समझ सकते हैं। सेम प्रकार से आप CCl4 का बनना समझ सकते हैं। तो देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संयुग्म में तो दो परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित कहलाते हैं। कई यौगिकों में परमाणुओं के बीच बहु आबंध यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं और बहु आबंधों का निर्माण दो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। और दो परमाणुओं के मध्य यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है तो उनके बीचों का जो सहसंयोजी आबंध होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य दो द्विआबंध उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से होती है, ये रही नीचे। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने भी दो इलेक्ट्रॉन दिए। यहाँ पर देखेंगे कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन, तो सबने क्या किया, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन दान दिए। तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। जब सब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दान देते हैं तो बन जाता है सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर मेथेन, मेथेन में क्या सभी ने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दान दिए। तो जिससे क्या हो गया, मतलब जिससे आपके बना यहाँ पर बीच में तो बना डबल बॉन्ड, यहाँ पर बना सिंगल बॉन्ड। जब संयोजी परमाणु के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है, जैसे कि नाइट्रोजन अणु के दो नाइट्रोजन परमाणु के मध्य या एथाइन में तो दो कार्बन परमाणु के मध्य, तब उनके मध्य एक त्रियाबंध बनता है। तो इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर प्रत्येक परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो बन जाएगा आपके ट्रिपल बॉन्ड। तीन इसने शेयर किए, ये वाले तीन इसने किए, तो यहाँ पर बन गया आपके त्रिकबंध। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सरल अणुओं का लुईस निरूपण। लुईस संरचनाएं किस प्रकार से लिखी जाती है, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सरल अणुओं का लुईस निरूपण कैसे होता है, देखिए लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आवंटन का चित्रण किया जाता है। यद्यपि यह चित्रण अणु में आवंटन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, परंतु उसके आधार पर अणु के विचलन की फॉर्मेशन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझाने में सहायता मिलती है। अतः अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। इन्हें निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। तो इसके जो कुछ रूल्स होते हैं आप उनको देखेंगे। तो देखिए आपको क्या कहा गया है, देखिए आपको कहा गया है कि लुईस संरचनाएं लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे CH4 अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणुओं से तथा 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं से उपलब्ध होते हैं। यानी कि आप देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना 2 4 6 8 यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स गिने जाएंगे, हाइड्रोजन के भी कार्बन के भी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे गिने जाते हैं। देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे CO3 2 माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस है, CO3 2 माइनस। तो CO3 2 माइनस आयन के लिए क्या होता है, आपके कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है CO3 2 माइनस -2। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। तो CO3 2 माइनस आयन पर उपस्थित ध्रुव आवेश ये दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणु द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। और NH4 प्लस में क्या होता है, देखिए NH4 प्लस आयन पर उपस्थित प्लस वन आवेश एक इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है। अतः NH4 प्लस आयन के लिए उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को घटाया जाता है। देखिए अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। आगे बोला है कि संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आवंटित हैं, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आवंटित सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आवंटों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। नेक्स्ट नियम है कि सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणुओं के साधारणतः अंत स्थान यानी कि ट्रायमियन पोजीशन पाते हैं, जैसे कि NF3 तथा CO3 2 माइनस में क्रम से नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे बीच में किसको लिखा जाए केंद्रीय परमाणु के तौर पर, आसपास तो किसको लिखा जाए। तो आपको बोला गया कि जिसकी न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वो केंद्रीय परमाणु होता है। आगे बोला है, देखिए आप एक बार इस नियम को केवल पढ़ लीजिए, आगे हम इसके बारे में आगे बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। एकल आवंटनों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहुआबंधन के लिए किया जाता है या फिर वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में रहते हैं। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आवंटित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट अष्टक पूरा हो जाए। कुछ अणुओं तथा आयनों की लुईस बिंदु संरचना को सारणी 4.1 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन किस प्रकार से रहता है। हाइड्रोजन देखिए प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हीलियम का विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ड्यूप्लेट प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया गया है। ऑक्सीजन का देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से,
ओजोन का कुछ इस प्रकार से होता है NF3CO32 HNO3। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, सॉल्व एग्जांपल्स। तो क्या करेंगे आप एक बार इनको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, आप उस प्रश्न का जो फोटो खींच करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करेंगे। हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपको पूरा की पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप इनको सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल आवेश, जिसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं।